एक्ट 1935 ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा और अहम कानूनी डॉक्यूमेंट था जो बरे सगीर की सियासी और दस्तूरी तारीख को हिलाकर रख गया। ये एक्ट असल में ब्रिटिश हुक्मरानों की कोशिश थी कि वो अपनी हुक्मरानी को धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म दे और हिंदुस्तान को लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस की तरफ लेकर जाएं, लेकिन असल पावर फिर भी अपने हाथ में रखें। इस एक्ट का असल मकसद ये था कि एक फेडरल सिस्टम बनाया जाए जिसमें प्रोविंसेस को ज्यादा इख्तियारात मिले लेकिन सेंटर पर ब्रिटिश कंट्रोल कायम रहे। इसी कानून ने बाद में पाकिस्तान के दस्तूरी ढांचे पर गहरा असर डाला और पाकिस्तान ने अपनी इब्तदाई जिंदगी इसी एक्ट के तहत गुजारी। 1930s तक ब्रिटिश हुक्मरानों को यह एहसास हो चुका था कि वो हिंदुस्तान को हमेशा फोर्स के जरिए कंट्रोल नहीं कर सकते। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों स्ट्रांग हो चुकी थीं, अवामी दबाव बढ़ता जा रहा था और इंटरनेशनल लेवल पर भी ब्रिटेन की पोजीशन कमजोर हो रही थी। इस बैकग्राउंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1945 इंट्रोड्यूस किया गया। इस एक्ट के जरिए प्रोविंसेस को पहली दफा रियल ऑटोनॉमी दी गई। प्रोविंशियल असेंबलीज को ज्यादा पावर्स मिली, मिनिस्टर्स बने और लोकल गवर्नेंस का एक नया सिस्टम उभर कर सामने आया। लेकिन साथ ही साथ गवर्नर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी गई जिनके जरिए वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को डिसमिस भी कर सकता था, यानी डेमोक्रेसी भी दी और उसकी चाबी भी अपने पास रखी। इस एक्ट का एक और अहम फीचर फेडरल स्कीम थी। प्लान ये था कि ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स मिलकर एक फेडरेशन बनाएंगे, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने फेडरेशन ज्वाइन करने से इनकार कर दिया, इसीलिए ये स्कीम प्रैक्टिकली कभी फुली इम्प्लीमेंट ही ना हो सकी। फिर भी इस एक्ट ने फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट बरे सगीर की सियासत में इंट्रोड्यूस कर दिया। ये वही कॉन्सेप्ट था जो बाद में पाकिस्तान और इंडिया दोनों के दस्तूरी सिस्टम्स की बुनियाद बना। 1937 के इलेक्शंस इसी एक्ट के तहत हुए। कांग्रेस ने ज्यादातर प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बना ली। मुस्लिम लीग को काफ़ी जगहों पर नुकसान उठाना पड़ा, जिससे कायदे आज़म को ये रियलाइज़ हुआ कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है। यहीं से पाकिस्तान के ख्याल को और ज़्यादा ताकत मिली। इसी एक्ट के एक्सपीरियंस ने मुस्लिम लीग को ये समझाया कि मेजॉरिटी रूल के सिस्टम में मुस्लिम्स हमेशा पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड रहेंगे। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो सबसे बड़ा मसला ये था कि मुल्क का अपना कोई परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। स्टेट मशीनरी, कोर्ट्स, ब्यूरोक्रेसी सब कुछ चलाना था, लेकिन कोई नया दस्तूर तैयार नहीं था। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही पाकिस्तान का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, यानी एक कॉलोनियल लॉ ने एक आज़ाद मुस्लिम स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। ये थोड़ा सा अजीब भी था और थोड़ा सा मजबूरी का नतीजा भी। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने इसी एक्ट के तहत काम किया। फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सेंटर प्रोविंस रिलेशंस सब कुछ इसी एक्ट के रूल्स के मुताबिक चल रहा था। कोर्ट्स भी इसी एक्ट को सुप्रीम लॉ समझकर फैसले करती थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही टेक्निकली इसी एक्ट के अंडर काम कर रही थी। इससे अंदाजा होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पाकिस्तान की इब्तिदाई रियासती जिंदगी का बैकबोन था। लेकिन यहाँ एक सीरियस मसला पैदा हुआ। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा पावर्स दी हुई थी। वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकता था, इमरजेंसी पावर्स यूज कर सकता था और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर सकता था। पाकिस्तान में ये पावर्स और ज्यादा डेंजरस साबित हुई क्योंकि यहाँ डेमोक्रेटिक कल्चर अभी डेवलप ही नहीं हुआ था। गुलाम मोहम्मद और इस्कंदर मिर्जा जैसे गवर्नर्स जनरल ने इन पावर्स को मिसयूज किया। 1954 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिसोल्यूशन इसी एक्ट के पावर्स के अंडर जस्टिफाई किया गया। कोर्ट्स ने भी इस एक्शन को वैलिडेट कर दिया, जिससे डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने पाकिस्तान को एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी दी, लेकिन दूसरी तरफ अथॉरिटेरियन कल्चर की बुनियाद भी रख दी। ये वही एक्ट था जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जैसी डेंजरस लीगल थिंकिंग को जन्म दिया। इसी सोच ने बाद में मार्शल लॉज और मिलिट्री इंटरवेंशंस को लीगल कवर प्रोवाइड किया। फिर भी अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो पाकिस्तान के पास उस वक्त कोई और प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं था। नया मुल्क था, रिसोर्सेज कम थी, लीडरशिप प्रेशर में थी, एक रेडीमेड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अवेलेबल था, इसीलिए उसी को अडॉप्ट कर लिया गया। इसी एक्ट के तहत पाकिस्तान ने अपने इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए, सिविल सर्विसेज रन की, कोर्ट्स एस्टैब्लिश की और गवर्नेंस का सिस्टम चलाया। 1956 में जब पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बहुत से फीचर्स रिटेन किए गए। फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम, बाइकैमरल लेजिस्लेचर का आइडिया, ये सब इसी कॉलोनियल एक्ट से इंस्पायर थे। यानी फॉर्मली तो पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, लेकिन उसकी रूह में अभी भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लेगेसी मौजूद थी। अगर हम आज के पाकिस्तान को समझना चाहते हैं तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक्ट सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल डीएनए का हिस्सा है। सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान टेंशंस, ब्यूरोक्रेसी का डोमिनेंस, वीक पार्लियामेंट्री कल्चर, ये सब उसी सिस्टम की लेफ्ट ओवर्स हैं जो ब्रिटिश ने डिजाइन किया था। इस एक्ट का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी था कि इसने रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। कोर्ट्स का इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, लीगल प्रोसीजर्स, रिटन लॉ का सिस्टम, ये सब इसी फ्रेमवर्क का हिस्सा थे। पाकिस्तान ने इन चीजों को इनहेरिट किया और आज भी इन पर चल रहा है, यानी पिक्चर बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। इस एक्ट ने स्टेबिलिटी भी दी और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सबसे बड़ा लेसन ये है कि कॉलोनियल लॉज कभी भी पूरी तरह डेमोक्रेटिक नहीं होते। वो ज्यादातर रूलर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, अवाम के नहीं। पाकिस्तान ने जब तक अपना असली होम ग्रोन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम डेवलप नहीं किया, तब तक वो पॉलिटिकल क्राइसिस से निकल ही नहीं सका। और ऑनेस्टली बोले तो आज भी हम पूरी तरह उस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं आ सके। एंड पर यह कहना बिल्कुल ठीक होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक साइलेंट आर्किटेक्ट था। इसने न सिर्फ पाकिस्तान को सर्वाइवल का लीगल फ्रेमवर्क दिया, बल्कि उसके फ्यूचर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का ब्लूप्रिंट भी सेट कर दिया। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल का रियल हल चाहते हैं तो हमें अपनी कॉलोनियल लेगेसी को समझना होगा, उससे सीखना होगा और उससे आगे बढ़ना होगा। वरना हम हमेशा एक बोरोड सिस्टम के अंदर ही घूमते रहेंगे, अपनी असली डेमोक्रेटिक मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे।